नमस्कार, आप देख रहे हैं राज्यसभा टीवी। दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ मैं हूं स्मृति रस्तोगी। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं सुर्खियों से। महागठबंधन की कोशिशों के बीच दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी से मिले आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू। कहा, देश की खातिर आ रहे हैं साथ। राहुल गांधी ने विपक्षी दलों की एकजुटता को बताया जरूरी। शरद पवार और फारूक अब्दुल्ला से भी मिले टीडीपी प्रमुख। असम एनआरसी में 15 दिसंबर तक शामिल करवाए जा सकेंगे नाम। सुप्रीम कोर्ट ने 20 दिन आगे बढ़ाई दावे और आपत्तियां दाखिल करने की मियाद। नागरिकता साबित करने के लिए 5 और तरह के दस्तावेजों के इस्तेमाल की दी मंजूरी। ऊर्जा जरूरतें पूरी करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सोलर अलायंस का सदस्य बनना चाहता है बोत्सवाना। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू से मुलाकात के दौरान बोत्सवाना के उपराष्ट्रपति ने जताई इच्छा। भारतीय समुदाय को आज रात संबोधित करेंगे उपराष्ट्रपति। पाकिस्तान में ईश निंदा मामले पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ देश भर में प्रदर्शन जारी। इस्लामाबाद, लाहौर समेत कई शहरों में सड़कों पर उतरे लोग। पाकिस्तान के पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान में 10 नवंबर तक धारा 144 लागू। वेस्ट इंडीज से 3-1 से वनडे सीरीज जीता भारत। तिरुवनंतपुरम में 5वें और अंतिम मुकाबले में मेहमान टीम को 9 विकेट से हराया। रविंद्र जडेजा मैन ऑफ द मैच और विराट कोहली बने प्लेयर ऑफ द सीरीज। महागठबंधन की कोशिशों के बीच तेलुगु देशम पार्टी के अध्यक्ष और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने आज दिल्ली में कई दलों के नेताओं से मुलाकात की। उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी से मुलाकात की। इसके बाद राहुल गांधी और चंद्रबाबू नायडू ने केंद्र की बीजेपी सरकार के कामकाज के तरीकों पर सवाल उठाया। राहुल गांधी ने कहा कि लोकतंत्र और देश के भविष्य को बचाने के लिए वो एक साथ काम करेंगे। We have to defend the democracy in this country. We have to defend the institutions of this country, and we have to defend the future of this country. And so we are coming together. We're going to work together, and all opposition forces are going to work together to defend India. It is a democratic compulsion now. We have to join together to protect this country. इससे पहले वो एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला से मिले। उन्होंने कहा कि मुलाकात के दौरान देश के मौजूदा हालात पर चर्चा हुई। उन्होंने दावा किया कि देश बहुत कठिन दौर से गुजर रहा है। इस स्थिति से कैसे निपटा जाए, इस पर विचार विमर्श किया गया। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में कई फैसलों पर मोहर लगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देशों को अंतर्राष्ट्रीय और गठबंधन की सदस्यता के लिए समझौता ढांचे में संशोधन करने के मकसद से गठबंधन की प्रथम बैठक में प्रस्ताव पेश करने को मंजूरी दे दी। संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की सदस्यता देने से सौर ऊर्जा का मुद्दा वैश्विक एजेंडा में शामिल हो जाएगा। इसके अलावा भारत और कोरिया के बीच पर्यटन के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के सहमति ज्ञापन को मंजूरी दे दी है। साथ ही ओडिशा के झारसुगुड़ा एयरपोर्ट का नाम बदलकर वीर सुरेंद्र साई एयरपोर्ट करने का भी फैसला लिया गया है। आपराधिक मामलों में आपसी कानूनी सहयोग पर मोरक्को और भारत के बीच समझौते को भी मंजूरी मिली है। दो दिन के छत्तीसगढ़ दौरे पर गए निर्वाचन आयोग के दल ने रायपुर में सभी दलों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की और राज्य में आगामी विधानसभा चुनाव को स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से कराने के लिए उनके सुझाव मांगे।
मुख्य निर्वाचन आयुक्त ओपी रावत की अगुवाई में चुनाव आयोग के दल ने जिलों के जिला निर्वाचन अधिकारियों, पुलिस अधीक्षकों, अर्धसैनिक बलों के समन्वयक, राज्य पुलिस के नोडल अधिकारियों के साथ बैठक की। राज्य में 2 चरणों में होने वाले चुनाव की तैयारियों की समीक्षा की। मुख्य चुनाव आयुक्त का छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक और दूसरे विभागों के सचिवों के साथ बैठक का भी कार्यक्रम है। आगामी 12 नवंबर को नक्सल पीड़ित इलाकों की 18 विधानसभा क्षेत्रों में मतदान कराना निर्वाचन आयोग के सामने सबसे बड़ी चुनौती है। सभी के टीम ने कल रायपुर आकर आज दिन भर पॉलिटिकल पार्टीज से सारे डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर्स, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, कमिश्नर्स, आईजीज, उनसे विस्तार से तैयारियों की, क्या क्या अभी तक हुआ है, पॉलिटिकल पार्टीज के कंसर्न्स के बारे में उन्होंने क्या क्या किया है, इस पर चर्चा की, समीक्षा की। असम एनआरसी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने लोगों के लिए दावे और आपत्ति दर्ज कराने की मियाद बढ़ा दी है। ड्राफ्ट में जगह नहीं पाने वाले 40 लाख लोगों को दावे और आपत्ति दाखिल करने के लिए अब 15 दिसंबर तक वक्त दिया गया है। इससे पहले यह मियाद 25 नवंबर को खत्म होनी थी। मामले पर आज हुई सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने लोगों को नागरिकता साबित करने के लिए 5 और दस्तावेजों के इस्तेमाल की इजाजत भी दे दी है, जबकि पहले सरकार की तरफ से 10 दस्तावेजों को ही मान्यता दी गई थी, जिनके जरिए भारत की नागरिकता साबित की जा सकती है। इन दस्तावेजों में 1971 में बने राशन कार्ड को भी शामिल किया गया है। पीठ ने कहा कि नागरिकों को दूसरा मौका दिया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर में नाम शामिल करने के लिए चुनिंदा दस्तावेजों की स्वीकार्यता और अस्वीकार्यता के संबंध में केंद्र के रुख पर असम राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर के समन्वयक प्रतीक हलेजा से उनकी राय भी पूछी है। राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर का पहला ड्राफ्ट बीते 31 दिसंबर को जारी हुआ था और अब 3 करोड़ 29 लाख आवेदकों में से 1 करोड़ 9 लाख लोगों के नाम शामिल किए गए थे, जिसके बाद जुलाई में एनआरसी का अंतिम ड्राफ्ट जारी किया गया, जिसमें 40 लाख लोगों का नाम एनआरसी में शामिल नहीं किया गया। और सीबीआई में छुट्टी पर भेजे गए स्पेशल डायरेक्टर राकेश अस्थाना की तरफ से दाखिल की जमानत याचिका का एजेंसी ने विरोध किया है। आज मामले की सुनवाई हुई और दिल्ली हाई कोर्ट ने राकेश अस्थाना की गिरफ्तारी पर 14 नवंबर तक रोक लगा दी। सुनवाई के दौरान सीबीआई की तरफ से कहा गया कि अभी मामले की छानबीन चल रही है, लिहाजा राकेश अस्थाना को बेल नहीं मिलनी चाहिए। सीबीआई ने कोर्ट को यह भी बताया कि मामले से जुड़े आधे से ज्यादा फाइलें फिलहाल सीवीसी के पास हैं, इसलिए जांच की कार्यवाही आगे नहीं बढ़ पा रही है। सीबीआई ने कहा कि राकेश अस्थाना पर रिश्वत लेने का आरोप है, जो गंभीर अपराध की श्रेणी में है, जिसकी जांच की जा रही है और इसीलिए एफआईआर रद्द नहीं की जानी चाहिए। सीबीआई ने कोर्ट में यह भी कहा कि मामले में अन्य लोगों की भूमिका की भी जांच हो रही है। वहीं राकेश अस्थाना की ओर से पेश हुए वकील ने कोर्ट से कहा कि उन्हें अभी तक सीबीआई के जवाब की कॉपी नहीं मिली, इसलिए उन्हें अपना जवाब दायर करने के लिए समय चाहिए। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट की विशेष बेंच ने कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम और उनके बेटे कार्ति चिदम्बरम को राहत देते हुए आज उनकी गिरफ्तारी पर 26 नवंबर तक के लिए रोक लगा दी है। वहीं सीबीआई ने आज इस मामले में अपना जवाब भी दाखिल कर दिया। अदालत ने एयरसेल मैक्सिस मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ये राहत दी है, जिसमें पी चिदम्बरम और उनके बेटे कार्ति के खिलाफ सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय ने मुकदमा दर्ज किया हुआ है। और आज दोनों जांच एजेंसियों की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सीबीआई के विशेष जज को बताया कि दोनों को गिरफ्तारी से दी गई राहत की समय सीमा पूरी हो चुकी है और पी चिदम्बरम पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहे हैं। मामले की अगली सुनवाई 26 नवंबर को होगी। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने 8 अक्टूबर को हुई सुनवाई में पी चिदम्बरम और उनके बेटे कार्ति चिदम्बरम को 1 नवंबर तक गिरफ्तारी से छूट दी थी। कल ईडी ने
कोर्ट में आरोपियों को दी गई अग्रिम जमानत का विरोध भी किया था। जांच एजेंसी ने कोर्ट से मांग की थी कि आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ करने की मंजूरी दी जाए। ईडी ने भी कल कोर्ट में यही दलील पेश की थी। चिदंबरम मामले की जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं, इसलिए अगर उन्हें इस स्थिति में अग्रिम जमानत दी जाती है तो जांच में परेशानी होगी। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने कार्ति चिदंबरम की विदेश जाने की इजाजत वाली याचिका पर जल्द सुनवाई से इनकार कर दिया है। दिल्ली में प्रदूषण के हालात पर निगरानी के लिए दिल्ली सरकार राजधानी में घुसने के 13 एंट्री पॉइंट पर रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन डिवाइस लगाने जा रही है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में इस बारे में जानकारी दी गई। राज्य सरकार ने कोर्ट से कहा कि ये डिवाइस 20 नवंबर से 30 दिसंबर तक लगा दिए जाएंगे। साथ ही सरकार ने 1 करोड़ 10 लाख वाहनों में से 40 लाख पुराने वाहनों को डी रजिस्टर भी कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को सलाह दी है कि रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन डिवाइस का इस्तेमाल उन जगहों पर किया जाए जहां से सबसे ज्यादा दिल्ली में प्रवेश करते हैं। वहीं केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया कि उसके निर्देशानुसार प्रदूषण से जुड़ी शिकायतों के लिए सोशल मीडिया अकाउंट बना दिया गया है और अभी तक विभाग को 18 शिकायतें मिली हैं। प्रदूषण मामले पर अगली सुनवाई 26 नवंबर को होगी। सुनवाई के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल मीडिया से मुखातिब हुए। उन्होंने प्रदूषण के लिए पराली जलाए जाने को जिम्मेदार ठहराते हुए राज्य सरकारों के दावे को गलत बताया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में अरविंद केजरीवाल ने सैटेलाइट इमेज का हवाला देते हुए कहा कि पंजाब में ज्यादा पराली जलाई जा रही है और इसकी वजह से दिल्ली में प्रदूषण में इजाफा हो रहा है। हालांकि उन्होंने पराली जलाने के मामले में हरियाणा को कुछ कम बताया। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हरियाणा में इस बार काफी कम मात्रा में पराली जलाई जा रही है। पंजाब को जिम्मेदार ठहराते हुए अरविंद केजरीवाल ने कहा कि पराली जलाने से रोकने और प्रदूषण की समस्या के समाधान के लिए सभी को मिलकर प्रयास करने की जरूरत है। उन्होंने राजनेताओं से अपील करी कि वो गैर जिम्मेदार बयान न दें, बल्कि प्रदूषण के मुद्दे को हल करने में मदद करें। दिल्ली में अचानक एक रात में इंडस्ट्री नहीं बढ़ गई, एक रात में इतना ट्रांसपोर्ट नहीं बढ़ गए, गाड़ियाँ नहीं बढ़ गई, तो जाहिर है कि ये सारा पराली को जलाने की वजह से हो रहा है। तो जो पंजाब और हरियाणा सरकारें कह रही है कि पराली इस बार जल ही नहीं रही, वो गलत है। मैंने आपको वो सैटेलाइट की पिक्चर भी दिखाई थी, लेकिन सैटेलाइट की पिक्चर में ये नज़र आ रहा है कि हरियाणा का, केवल नॉर्थ हरियाणा का थोड़ा सा अम्बाला का पोर्शन है जिसमें पराली जल रही है। बाकी हरियाणा में पराली की इंसिडेंस सैटेलाइट पिक्चर में नहीं थे, लेकिन पंजाब के अंदर काफ़ी सारे पोर्शन में पराली वो जल रही है। 3 अफ्रीकी देशों की यात्रा के पहले चरण में अफ्रीकी देश बोत्सवाना गए उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने आज बोत्सवाना के उपराष्ट्रपति के साथ मुलाकात की। दोनों नेताओं ने वार्ता के दौरान आपसी हितों से जुड़े कई मुद्दों पर चर्चा की। दोनों देशों के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता भी हुई। बोत्सवाना ने सोलर अलायंस का सदस्य बनने की इच्छा जताई है। भारत और बोत्सवाना ने भारत अफ्रीका डायमंड इंस्टीट्यूट की बोत्सवाना में जल्द स्थापना पर जोर दिया है। इसका मकसद अफ्रीका में डायमंड उद्योग में स्किल डेवलपमेंट को बढ़ावा देना है। इसके अलावा दोनों देशों के बीच रक्षा क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर भी सहमति बनी। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू आज रात बाइसागो विश्वविद्यालय में भारतीय समुदाय की ओर से आयोजित कार्यक्रम में भी शिरकत करेंगे। There are some issues like visa permit issue for India, which Your Excellency have just now mentioned. We would like to have a little more elaborate discussion on that. And other issues like Chancery construction project, which you have undertaken also. And the last one is multilateral cooperation. These are the 4 issues on which we want to have a little more focus and a detailed discussion. He outlined the 10 guiding principles set out by Prime Minister Shri Narendra Modi to take our relationship with Africa to greater heights.
He expressed satisfaction at the close and warm ties with Botswana and our enhanced engagement over the years in the areas of defense and security, trade and investment, healthcare, capacity building, etc. और ट्रेन से यात्रा करने वाले यात्रियों को दीपावली से पहले रेलवे ने बड़ी सहूलियत दी है। आज से आप रेलवे का अनारक्षित टिकट और प्लेटफॉर्म टिकट ऑनलाइन खरीद सकेंगे और आपको स्टेशन काउंटर पर जाने और लंबी कतारों में खड़े होने से निजात मिल जाएगी। इसके लिए आपको अपने स्मार्टफोन में UTS मोबाइल ऐप डाउनलोड करना होगा। दिल्ली में रहने वाले दीपक को रोजाना सोनीपत जाने के लिए पहले टिकट काउंटर पर लंबी लाइन में लगना पड़ता था, लेकिन अब दीपक अपने स्मार्टफोन का इस्तेमाल अनरिजर्व टिकटिंग सिस्टम ऐप यानी UTS के जरिए अपना टिकट बुक कराकर काफी खुश नजर आ रहे हैं। कि मैंने अभी सोनीपत जाना है मुझे, और मैं अभी रास्ते में आ ही रहा था, स्टेशन यहाँ से करीब 1 किलोमीटर दूर है, तो मैंने चलते चलते ही UTS ऐप की मदद से अपना टिकट बुक कर लिया है। तो अब मुझे वहाँ जाकर लाइन का झंझट नहीं है, मुझे ये भी नहीं देखना है कि मेरी ट्रेन कितने बजे आएगी, मैं सीधा एंट्री करूँगा और प्लेटफॉर्म पर पहुँच जाऊँगा। 1 नवंबर से आप UTS ऐप के जरिए सभी रूट्स और प्लेटफॉर्म के लिए रेलवे टिकट बुक कर सकेंगे। आप UTS ऐप को गूगल प्ले स्टोर और विंडोज स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। UTS ऐप को डाउनलोड करने के बाद आपको सबसे पहले इस पर खुद को रजिस्टर करना होगा। इसके बाद अपना मोबाइल नंबर, नाम, जन्मतिथि और पासवर्ड डालना होगा, जिसके बाद आपके मोबाइल पर SMS आएगा जिसमें यूजर नेम और पासवर्ड की जानकारी होगी। इसके बाद ऐप के जरिए आप अनरिजर्व जर्नी, क्विक जर्नी टिकट, सीजन टिकट और प्लेटफॉर्म टिकट ले सकते हैं। आप एक बार में 4 ही टिकट बुक कर सकते हैं। टिकट बुक करते समय यह ऐप आपकी मौजूदा लोकेशन चेक करेगी, इसलिए टिकट बुक करने के लिए आपको स्टेशन से 30 मीटर से 5 किलोमीटर दूर रहना होगा। आप ट्रेन के अंदर और रेलवे प्रीमाइसेस से आपके जरिए अपना टिकट बुक नहीं कर पाएंगे। अभी जब इंटरनेट टिकटिंग काफ़ी फैल गया तो ऑलमोस्ट 68% ऑफ द रिजर्व टिकट्स लोग इंटरनेट के थ्रू करते हैं। उसी तरह से हम ये समझते हैं कि UTS ऑन मोबाइल ऐप जब ज़्यादा प्रोलिफरेट हो जाएगा तो जो UTS का टिकट है वो भी ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने स्मार्टफोन से खरीद पाएंगे। हालांकि ये योजना 4 साल पहले मुंबई, दिल्ली समेत चुनिंदा जगहों पर शुरू की गई थी। इसको बाद में रेलवे ने अपने कई जोन्स में लागू किया था, लेकिन इंटर जोनल होने के कारण लंबी यात्राओं के टिकट बुक नहीं करा सकते थे। पिछले 4 सालों में ऐप में 45 लाख यूजर्स ने रजिस्टर किया है और हर दिन औसतन करीब 90,000 टिकट की बिक्री हो रही है और 4,70,000 यात्री रोज इसका फायदा उठा रहे हैं। रेलवे के मुताबिक वो लोगों को UTS मोबाइल एप्लीकेशन के अधिक से अधिक इस्तेमाल को प्रोत्साहित कर रहे हैं। यात्री इस ऐप का फायदा समझने के बाद अपने टिकट ऑनलाइन खरीदेंगे। कह सकते हैं कि अनरिजर्व टिकटिंग सिस्टम ऐप के जरिए रेलवे ना सिर्फ कैशलेस और पेपरलेस हो रहा है, बल्कि लंबी लाइन में लगने से बचाने का काम भी कर रहा है, क्योंकि जब सुविधा मोबाइल के क्लिक से मिलेगी तो जाहिर है समय की बचत के साथ लंबी लाइन में लगने की थकान भी नहीं होगी। कैमरा पर्सन DK पांडे के साथ अनु दीवान, राज्यसभा टीवी, दिल्ली। छत्तीसगढ़ के नक्सली हमले में मारे गए दूरदर्शन के कैमरामैन अच्युतानंद साहू की याद में आज प्रसार भारती मुख्यालय में श्रद्धांजलि सभा हुई। शोक सभा में केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़, प्रसार भारती के अध्यक्ष A सूर्यप्रकाश और मुख्य कार्यकारी अधिकारी शशि शेखर वेम्पति के अलावा प्रसार भारती के अधिकारी और कर्मचारी शामिल हुए। दिल्ली में प्रसार भारती मुख्यालय में हुई इस शोक सभा में सभी ने दूरदर्शन के दिवंगत कैमरामैन अच्युतानंद साहू की हिम्मत और जज्बे को सलाम किया। इस मौके पर अच्युतानंद साहू की याद में 2 मिनट का मौन रखा गया। शोक सभा में शामिल हुए केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने दिवंगत बहादुर कैमरामैन की तारीफ करते हुए कहा कि उनके परिवार को हर संभव मदद दी जाएगी। ये समय है परिवार के साथ पूरी तरह से खड़े रहने का। परिवार को कभी ये नहीं महसूस होना चाहिए कि अरे हम अकेले रह गए। पूरी तरह मैंने कहा अधिकारी जाए, गांव तक जाए, ताकि परिवार को कहीं कोई समस्या नहीं आए। कुछ निर्णय लिए हैं
तुरंत, ताकि उनकी सहायता भी हो और परिवार उनका उसी तरह से चलता रहे जैसे कि कुछ हुआ नहीं था। मुश्किल है काम करना ये, लेकिन फिर भी कोशिश तो हमारे, अगर हम एक परिवार हैं तो हमारी कोशिश ये होनी ज़रूरी है कि उनके परिवार उसी तरह से आगे बढ़ता रहे जैसे साहू साहब अगर होते तो वो आगे बढ़ता। प्रसार भारती के अध्यक्ष ए सूर्यप्रकाश ने कहा कि दूरदर्शन की टीम नक्सल पीड़ित दंतेवाड़ा के ऐसे इलाके में रिपोर्टिंग करने पहुंची थी जहां दशकों से चुनाव के दौरान कोई पोलिंग बूथ तक नहीं था। वहीं प्रसार भारती के सीईओ शशि शेखर वेम्पटी ने कहा कि कैमरामैन अच्युतानंद साहू का जाना पूरे प्रसार भारती परिवार के लिए क्षति है। Our people have a very special commitment when it comes to furthering democratic values in the country. So if you see this particular crew which went to Dantewada, they were going to a village which had not voted for 20 years. So actually this is part of the remit of Prasar Bharati. It is our job to promote democratic values in the country. It was for the cause of democracy, and it is extremely unfortunate that he had to lose his life in the midst of this effort. Our prayers with his family and also with the families of the two Jawans who also laid their lives in this incident. The DD News team was a very brave team. Even in the midst of the incident, their thoughts were on the task that they went to cover, bringing the story, highlighting the story of development and democracy. शोक सभा में दिवंगत कैमरामैन के साथ रहे डीडी के रिपोर्टर धीरज कुमार और दूसरे सहयोगियों ने नक्सली हमले की आपबीती साझा की। दंतेवाड़ा में विधानसभा चुनाव के सिलसिले में कवरेज के दौरान मंगलवार को नीलवाया के जंगलों में नक्सलियों ने सुरक्षा बलों और दूरदर्शन की टीम पर हमला कर दिया था। इसमें दूरदर्शन के कैमरामैन अच्युतानंद साहू के अलावा 2 पुलिसकर्मी मौके पर ही शहीद हो गए थे, जिनमें सब इंस्पेक्टर रुद्र प्रताप सिंह और असिस्टेंट कांस्टेबल मंगलू राम शामिल थे, जबकि 2 जवान गोलीबारी में घायल हुए थे। उनमें से एक असिस्टेंट कांस्टेबल राकेश कौशल ने इलाज के दौरान बुधवार को दम तोड़ दिया था। मोहम्मद फातेह टीपू, राज्यसभा टीवी। जम्मू कश्मीर में आज तड़के बडगाम जिले में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को मार गिराया। ये मुठभेड़ बडगाम जिले के जुंगू अर्जिल इलाके में हुई। सुरक्षा बलों को इलाके में आतंकवादियों की मौजूदगी की खबर मिली थी, जिसके बाद आधी रात को इलाके में अभियान चलाया गया। जवानों ने इलाके को घेर कर तलाशी अभियान शुरू किया, लेकिन जैसे ही सुरक्षा बलों के जवान आतंकियों के संदिग्ध स्थानों पर पहुंचे, आतंकवादियों ने जवानों पर गोलियां बरसानी शुरू कर दी, जिसका सुरक्षा बलों की तरफ से करारा जवाब भी दिया गया और 2 आतंकी ढेर हो गए। अधिकारियों के मुताबिक दक्षिण कश्मीर में चल रहे एंटी मिलिटेंसी ऑपरेशन से खौफ खाए आतंकी अपना इलाका बदलकर बडगाम के एरिया में अपना अड्डा बनाने की फिराक में थे और इसके खिलाफ इंटेलिजेंस बेस का ऑपरेशन चलाया गया। आज हुई इस मुठभेड़ में जो 2 आतंकी मारे गए, उनकी शिनाख्त की जा रही है। बताया जा रहा है कि वो दोनों आतंकी लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े थे। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के कट्टरपंथियों को चेतावनी के बावजूद पाकिस्तान में ईश निंदा मामले में सुप्रीम कोर्ट फैसले के खिलाफ देश भर में दूसरे दिन भी प्रदर्शन जारी रहा। राजधानी इस्लामाबाद, लाहौर समेत देश के कई शहरों में लोग सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। कई इलाकों में मुख्य राजमार्गों और रास्तों पर जाम लगा दिया गया है। प्रदर्शनकारियों ने इस्लामाबाद को कई इलाकों से जोड़ने वाले हाईवे को बंद कर दिया है। इसमें राजधानी इस्लामाबाद को सैन्य शहर रावलपिंडी से जोड़ने वाला राजमार्ग भी शामिल है, जिससे देश भर में तनाव के हालात पैदा हो गए हैं। प्रदर्शनकारी ईश निंदा की दोषी एक ईसाई महिला आसिया बीबी को फांसी की सजा को पलटने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले का विरोध कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि सुप्रीम कोर्ट ने अंतर्राष्ट्रीय दबाव में ये फैसला लिया है। अमेरिका ने पाकिस्तान को आतंकी हाफिज सईद के जमात-उद-दावा और फलाह-ए-इंसानियत फाउंडेशन पर औपचारिक रूप से प्रतिबंधित करने के लिए कहा है। अमेरिका ने पाकिस्तान से कहा है कि वो ये काम कानून बनाकर जल्द से जल्द करें। दोनों संगठनों पर हाल में ही प्रतिबंध हटाने की आलोचना करते हुए अमेरिका ने कहा कि पाकिस्तान ने
फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स से आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए प्रतिबद्धता जताई थी और हाफिज सईद की इन संस्थानों पर से प्रतिबंध हटाना पाकिस्तान की प्रतिबद्धता के खिलाफ है। अमेरिका ने कहा कि जमात उद दावा और फलाह-ए-इंसानियत फाउंडेशन से प्रतिबंध हटाने से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के संकल्प के तहत आतंकवाद से लड़ने की पाकिस्तान की प्रतिबद्धताओं को पूरा करने की उसकी क्षमता पर असर पड़ेगा। अमेरिकी विदेश विभाग ने एक प्रवक्ता ने पीटीआई से कहा कि जमात और एफआईएफ पर प्रतिबंध को खत्म करना पाकिस्तान की तरफ से एफएटीएफ को दिलाए गए उस भरोसे के विपरीत है जिसमें आतंकवाद के वित्त पोषण को रोकने की प्रणाली को मजबूत करने की बात कही गई थी। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के रास्ते पाकिस्तान और चीन के बीच प्रस्तावित बस सेवा को लेकर भारत ने कड़ा विरोध दर्ज कराया है। इसके बाद चीन ने कहा है कि पाकिस्तान के साथ प्रस्तावित बस सेवा से कश्मीर मुद्दे पर उनके रुख में कोई बदलाव नहीं होगा। उसके सहयोग का क्षेत्रीय विवाद से कोई लेना देना नहीं है और कश्मीर मुद्दे पर उनके सैद्धांतिक रूप में कोई बदलाव नहीं होगा। भारत के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि बस सेवा भारत की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का उल्लंघन होगा, जिसमें हमने कहा है कि ये जो बस सेवा है उस रीजन से जहाँ तक जाती है और हमने दोनों को चाइना और पाकिस्तान से हमने इसका स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट लॉन्च किया है और क्योंकि हमें लगता है कि जो है वो इंडिया की सॉवरेनिटी और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को वायलेट करती है। ईरान से तेल आयात पर अमेरिका भारत को छूट दे सकता है। 4 नवंबर से ईरान से होने वाले तेल आयात पर अमेरिकी पाबंदी लगाई जाएगी, लेकिन इस पाबंदी के बीच अमेरिका भारत को रियायत दे सकता है। खबरों के मुताबिक अमेरिका ने भारत को ईरान प्रतिबंधों से छूट देने पर सहमति जताई है। अगले कुछ दिनों में इससे जुड़ी आधिकारिक घोषणा की जा सकती है। वहीं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उन्होंने ये सुनिश्चित किया है कि दूसरे देशों के लिए पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पादों की आपूर्ति इतनी पर्याप्त है कि वो ईरान के कच्चे तेल की खरीद को काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। इस साल मई में डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका को 2015 में ईरान के साथ हुए परमाणु समझौते से अलग कर लिया था। टीम इंडिया ने वेस्ट इंडीज के खिलाफ वनडे सीरीज 3-1 से जीत ली है। तिरुवनंतपुरम में आज खेले गए सीरीज के 5वें और आखिरी वनडे में भारत ने मेहमान टीम को 9 विकेट से हरा दिया। वेस्ट इंडीज की टीम टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 31.5 ओवर में सिर्फ 104 रन पर ऑल आउट हो गई। टीम इंडिया ने जीत के लिए मिला 105 रन का लक्ष्य 1 विकेट खोकर 15वें ओवर में ही पूरा कर लिया। हालांकि सलामी बल्लेबाज शिखर धवन सिर्फ 6 रन बनाकर आउट हो गए, लेकिन रोहित शर्मा और कप्तान विराट कोहली ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए जीत के लिए जरूरी 105 रन सिर्फ 14.5 ओवर में ही बना लिए। रोहित शर्मा ने नाबाद 63 रन और कोहली ने नाबाद 33 रन बनाए। टीम इंडिया की तरफ से बेहतरीन गेंदबाजी करने वाले रविंद्र जडेजा ने 4 विकेट चटकाकर और प्लेयर ऑफ द मैच रहे, जबकि सीरीज के दौरान शानदार खेल के लिए प्लेयर ऑफ द सीरीज का खिताब कप्तान विराट कोहली को मिला। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, मगर जाते जाते हम छोड़ जाते हैं खेल मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ और मशहूर मुक्केबाज और राज्यसभा सांसद मैरी कॉम के बीच दोस्ताना मुक्केबाजी की ये तस्वीरों के साथ। नमस्कार। ये खतरा है ब्लॉग ये otherwise if we same height if we are in the same height no you are